ठीक है, लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करी थी, इसको एक बार फिर से हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने एप्लीकेशंस के बेसिस पे बात करी थी, तो एप्लीकेशंस के बेसिस पे कहा था हमने प्योर रिसर्च होती है और अप्लाइड रिसर्च होती है। प्योर रिसर्च में हमने कहा वो सारी रिसर्च जिनका ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है कि इनहेंस करना पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज को, जैसे लिटरेचर से रिलेटेड, जैसे हमने कहा शेक्सपियर से है, तो शेक्सपियर ने जो राइटिंग्स या पोएम्स या कंटेंट्स जो लिखे हैं वो कैसे हैं, कौन से पीरियड में लिखे गए हैं, किस तरह के कंटेंट्स से, उससे रिलेटेड अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो क्या है, प्योर रिसर्च। यानी इसका पर्पस केवल एकेडमिक पर्पस है, केवल उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज गेन करने के लिए या उसमें नॉलेज को और एक्सप्लोर करने के लिए हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो प्योर रिसर्च है। जनरली जितनी भी लिटरेचर्स में रिसर्च होती है या हिस्ट्री में रिसर्च होती है वो क्या होती है, प्योर रिसर्च होती है। देन अप्लाइड रिसर्च क्या है, जो कोई रिसर्च जिसका कोई एप्लीकेशन हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो। जनरली जो मेडिकल साइंसेस की रिसर्च है, जैसे आपने बात करी कोई मेडिसिन डेवलप करना, कोई किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना, तो वहां पर क्या कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है। अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट केमिकल्स को मिला के, कंपोजिशन मिला के कोई नई चीज डेवलप करके तैयार कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या उसका प्रैक्टिकल यूज है, किसी लोगों के यूज में आएगा या कुछ लोगों के एप्लीकेशंस में आएगा। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है, मेडिकल फील्ड, साइंस फील्ड की जो रिसर्च होती है, या सोशल साइंसेस की अगर हम बात करें तो जो बिजनेस में यूज होती है, यानी कस्टमर के परसेप्शन को हम समझ रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, एटीट्यूड्स है, ब्रांड लॉयल्टी है, ब्रांड परसेप्शन है, तो ये सारी रिलेटेड अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है, अप्लाइड रिसर्च है। यानी उनका बिजनेस में कहीं ना कहीं यूज है या बिजनेस में कोई ना कोई उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशंस के बेसिस पे दो तरह की रिसर्च होती है, प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम बात करें तो चार तरह की रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, बेसिकली जहां पर हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी ग्रुप के एटीट्यूड को, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। जैसे हमने कहा टोटल पॉपुलेशन में या कोई पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अपने इंस्टीट्यूट की बात लेते हैं, हमने कहा जीजीआईटी में मेल कितने हैं, फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं, उन फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किस तरह के प्रेफरेंसेस, कोर्सेज में ज्यादा इन्वॉल्व हैं या बीबीए में ज्यादा इनरोल्ड हैं जो फीमेल्स हैं, या बीसीए में ज्यादा इनरोल्ड हैं, या मेल बीबीए में ज्यादा इनरोल्ड है या बीसीए में ज्यादा इनरोल्ड है। यानी मेल या फीमेल की प्रेफरेंसेस किस पर्टिकुलर कोर्स की है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, दूसरी एक्टिविटीज में उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है। तो ये क्या है, एक सेट बिहेवियर बता रहा है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का या कम्युनिटी का, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यानी डिस्क्राइब करना कोई पर्टिकुलर फिनोमिना जो हमें पता है कि वो अवेलेबल है, यानी वो चीजें हमें अवेयर हैं लेकिन उसको हम कंफर्म करना चाह रहे हैं या उससे और रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम गैदर करना चाह रहे हैं, वो क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। तो जनरली कंज्यूमर पैटर्न, परचेजिंग डिसीजन मेकिंग, जैसे हमने बात करी थी, तो हमने कहा था कि अगर कोई वुमेन परचेज करे, जैसे अपैरल्स है, हम अपैरल्स की बात करें तो जनरली जो फीमेल्स की प्रेफरेंसेस होती हैं अपैरल्स को लेके वो अलग होती हैं, उनकी कलर प्रेफरेंसेस चेंजेस होती रहती हैं, उनको लेटेस्ट जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड होता है। जबकि अगर मेल की प्रेफरेंसेस की बात करें तो जो भी अपैरल्स आउटलेट में अवेलेबल हैं या जिस तरह की चीजें अवेलेबल हैं तो वो बहुत ज्यादा उस पर एम्फसाइज नहीं करते हैं, तो तुरंत डिसीजन लेते हैं और तुरंत परचेज कर लेते हैं। तो दोनों की प्रेफरेंसेस में डिफरेंस है या दोनों की जो भी परचेजिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें डिफरेंस है। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। किस तरह की अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, परचेजिंग पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कैटेगरी के बिहेवियर को, परसेप्शन को, एटीट्यूड को अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च होती है बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप। वो वेरिएबल्स एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हो सकते हैं या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो सकते हैं, हमें जस्ट क्या करना है, उनके बीच देखना है कि क्या कोई रिलेशनशिप है, यानी क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो उनसे डिपेंड होता है। जैसे हमने कहा किसी प्रोडक्ट का प्राइस और क्वालिटी, तो क्या प्राइस और क्वालिटी में कोई रिलेशनशिप है कि प्राइस में कोई चेंजेस करें तो क्वालिटी में कोई चेंजेस होगा, या क्वालिटी में चेंजेस करें तो प्राइस में चेंजेस होगा, लेकिन कौन इनपुट वेरिएबल है, कौन आउटपुट वेरिएबल है,
ये हम पता नहीं कर सकते कोरिलेशन रिसर्च में। हमें केवल क्या करना है, रिलेशनशिप पता करना है कि क्या कोई रिलेशनशिप है इसमें, बस इतना ही है। और कंडीशन ये है कि इसमें 2 ही वेरिएबल हो सकते हैं, 2 से तो जनरली ये रिस्ट्रिक्शंस आती हैं हमारे पास। उसी के रिस्ट्रिक्शंस को दूर करने के लिए हम लोग आगे बढ़े, जिसे हमने कहा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में कहा कॉज एंड इफेक्ट, यानी कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी अगर कोई सिचुएशन आई है तो क्यों आई है, या यही क्यों वेरिएबल है। यानी प्राइस जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटी, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो प्राइस या प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड हो सकते हैं या नहीं। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी बताता है कौन किससे रिलेटेड है और किसको इम्प्रूव करके हम क्या चीजें सही कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आउटकम्स पता करते हैं, जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था कि जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके जो भी है एम्प्लॉयज की कंपनसेशन है, यानी जो भी उनका सैलरी मिल रही है वो, वर्किंग कंडीशंस कैसी है, फिजिकल वर्किंग कंडीशन कैसी है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से फैसिलिटीज उनको कैसी मिल रही हैं, उनके सुपरवाइजर या जो भी उनके कोवर्कर्स हैं उनसे रिलेशनशिप कैसे हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा है। तो ये सारे क्या है, कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कहीं ना कहीं आउटपुट वेरिएबल जो कि क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन, उनको कंट्रीब्यूट करते हैं, या उनके में जो भी हम एस्टिमेट करते हैं रिजल्ट, वो उसमें कहीं ना कहीं इन चीजों को हम कंसीडर करते हैं। तो वो क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, जिस चीज के बारे में हमें बहुत कम पता हो या लिटिल नॉलेज हो, तो जनरली हम क्या करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी या फिजिबिलिटी चेक करने की कोशिश करते हैं। तो वो रिसर्च क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कोई पर्टिकुलर फील्ड है जिसके बारे में हमें कम नॉलेज है। जैसे हमने कहा कोई आइलैंड है, ठीक है, एक छोटा सा आइलैंड है और हमने कोई नया प्रोडक्ट वहां लॉन्च करने जा रहे हैं। मान लीजिए हमने कहा कि वहां पर हम कोई शैम्पू है या हेयर ऑयल है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और एक छोटा सा आइलैंड है वहां पर हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या इस तरह से प्रोडक्ट जो है रिलेटेड वो वहां पर जरूरत है। तो जो भी हेयर ऑयल है या इस तरह की जरूरत है, वो वहां पे जो क्लाइमेट कंडीशन है उस पर डिपेंड करती है कि वहां पे क्लाइमेट कंडीशन कैसी है। दूसरा, जो भी हेयर ऑयल है वो किसके यूज के लिए है, यानी मेल के लिए बनाया है या फीमेल के लिए बनाया है। तो वहां पर पॉपुलेशन मेल की ज्यादा है कि फीमेल की ज्यादा है, रेशियो कैसा है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी हमें पता नहीं है, हम अवेयर नहीं है चीजों से, हम क्या कर रहे हैं, केवल पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, फिजिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, या इस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च की जा सकती है, या इस पर्टिकुलर फील्ड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या उसके सॉल्यूशन ढूंढे जा सकते हैं कि नहीं। तो पॉसिबिलिटी ढूंढने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं। तो हर रिसर्च इनिशियल स्टेज पे क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी ही होती है। फिर प्रोसेस के बेसिस पे हमने कहा कि कैसी अप्रोच है आपकी। तो अप्रोच 2 तरह की है, तो उसमें प्रोसेस के बेसिस पे 2 तरह की रिसर्च होती है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, जनरली जो क्वेश्चनियर्स होते हैं, सर्वे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है या एक फीडबैक फॉर्म होता है जिसमें पहले से ही क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। वो सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना होता है। उन क्वेश्चंस के जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर डिसाइडेड हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की जो रिसर्च है वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। सब कुछ डिसाइडेड है कि ये चीजें होनी है, इन लोगों से पूछना है, ये सैंपल साइज होगा, इन्हीं से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए जाएंगे। जबकि जो अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है वो बेसिकली वहां पर पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होता है। जैसे हमने कहा किसी तरह की ऑब्जर्वेशन करनी है एम्प्लॉइज की, या जैसे हमने कहा डॉक्टर्स के पास कोई पेशेंट जा रहा है, उसको वो ऑब्जर्व करता है, तो वो क्या होता है, सिचुएशनल, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जनरली जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है उनमें रिसर्च, जैसे काउंसलर्स होते हैं, डिफरेंट काउंसलिंग सेशन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, तो वो जो रिसर्च करते हैं या जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो क्या होती है, अनस्ट्रक्चर्ड। यानी जैसा पेशेंट आया, जैसा क्लाइंट आया, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उसको अपनी सर्विसेज बताते हैं या उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। वो क्या है, इंडिविजुअल या सिचुएशन बेस्ड है, जैसी सिचुएशन है वैसा हम प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। तो ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है, पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं होता है, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग
या जो क्लाइंट या कस्टमर्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह का प्रोसेस अडॉप्ट करना है। तो प्रोसेस के बेसिस पे 2 तरह की रिसर्च होती है। देन अदर फॉर्म्स में हमने बात करी 2 तरह की है, टाइम्स के बेसिस पे, टाइम डायमेंशन के बेसिस पे, क्रॉस सेक्शनल यानी एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी जनरली जैसे हमने कहा 1 हफ्ते के अंदर, 1 दिन में या 1 महीने में हम अलग अलग ग्रुप से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो ग्रुप क्या हो, एक ही पॉपुलेशन के हों। यानी जैसे हमने कहा किसी इंस्टीट्यूट में अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, बीटेक है, एमबीए है, बीबीए है, बीसीए है, और वहां पर हम कोई सर्वे करा रहे हैं और यानी वो एक ही टाइम पीरियड पे हो रहा है लेकिन ग्रुप्स क्या है, अलग अलग हैं। यानी जो डिफरेंट सैंपल्स जो हम ले रहे हैं वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की ले रहे हैं और हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन सा कोर्स ज्यादा इफेक्टिव है या किस कोर्स के जो स्टूडेंट है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। तो इस तरह की रिसर्च अगर हम कर रहे हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल है, यानी टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, टाइम एक ही रहेगा लेकिन डेटा सेट अलग अलग होंगे। यानी जिनसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन किसी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होने चाहिए, यानी वो ग्रुप होमोजीनियस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो सर्वे कर रहे हैं उसमें कुछ हमने स्टूडेंट्स लिए, कुछ वर्किंग प्रोफेशंस लिए और कुछ सीनियर सिटीजन लिए, तो डेटा वेरी कर जाएगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो एकेडमिक परफॉर्मेंस था। तो पढ़ाई के फोकस या पढ़ाई से रिलेटेड जो रिस्पॉन्स है वो केवल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वही दे सकते हैं, या जो अपीयरिंग हैं या पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं जो बनने वाले हैं आगे किसी इसमें इंस्टीट्यूट में आने लगे, वो सही से रिप्लाई कर सकते हैं उस चीज को। तो हमारे लिए उन्हीं सैंपल्स को लेना होगा, होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वही ग्रुप हम लेंगे। दूसरा था लॉन्गिट्यूडनल में हमने कहा कि जनरली इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड पर यानी मल्टीपल पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन डेटा सेट एक ही होगा। यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के जैसे हमने कहा ट्रेंड स्टडी, तो जनरली हम क्या करना, ट्रेंड कैसा रहा, यानी किसी पर्टिकुलर जैसे हमने कहा डिमांड आप देखते थे ना, तो डिमांड में देखते थे पहले कब थी डिमांड, पिछले साल कैसी थी, इस साल कैसी है, फ्यूचर में कैसी होगी, या पिछले 10 सालों का एक देखते थे ट्रेंड की क्या अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। तो जनरली ट्रेंड स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, यानी टाइम के साथ क्या रिस्पॉन्सेज में चेंजेस आए या टाइम के साथ जो पर्टिकुलर पैटर्न है या जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह की अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है। यानी टाइम पीरियड अलग अलग होगा लेकिन डेटा सेट जो ग्रुप है वो सेम होगा, ग्रुप चेंज नहीं होगा। जिन ग्रुप को हमने जिन सैंपल्स को स्टडी में लिया है उन्हीं सैंपल से अलग अलग टाइम पीरियड पर डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च है। हाँ सर, इसका एग्जांपल बता दीजिए क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का एक। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में जैसे हमने कहा कि जनरली आप क्या करते हैं, जो जैसे आपने कहा हम किसी तरह का जैसे यूट्यूब पर आप देखते हो तो डिफरेंट वो आता है ना फीडबैक लिंक्स की, आप रिस्पॉन्स दीजिए। तो जनरली जो यूट्यूब में इस तरह से डिफरेंट वीडियोस होते हैं या डिफरेंट के जो सर्वेज होते हैं, या आपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे देखे होंगे, तो वहां पे जो सर्वेज आते हैं तो एक ही तरह के पॉपुलेशन से लिए नहीं जाते हैं, वो अलग अलग डेटा सेट्स होते हैं। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है उससे रिलेटेड लोगों से लिया जाता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स या जो फीडबैक होते हैं वो तुरंत जमा करने होते हैं। जैसे आपने लॉग इन किया, वो क्वेश्चनेयर आपके सामने आया, आपने उसको फिल किया, यानी इसी तरह के जो डेटा सेट्स हैं वो काफी लोग जो लॉग इन कर रहे होंगे पहली बार उनके उसमें आ रहे होंगे और उन क्वेश्चंस के रिप्लाई दे रहे होंगे। तो ग्रुप जो है वो अलग अलग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, कोई हो सकता है स्टूडेंट है, कोई हो सकता है वर्किंग प्रोफेशंस है, लेकिन सब में कॉमन क्या है, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो वो क्या है, होमोजीनियस, एक कैरेक्टरिस्टिक्स कोई सिमिलर होनी चाहिए लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो एक होगा, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर हम वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल। जबकि लॉन्गिट्यूडनल जनरली क्या होता है, टाइम अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जैसे हमने कहा ना कि कोई पर्टिकुलर कुछ इंप्लॉइज थे हमारे पास, ठीक है, उन इंप्लॉइज को हमने क्या करा, कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। तो जनरली पहले हमने क्या करा, कोई ट्रीटमेंट उनके साथ नहीं किया, पहले हमने उनकी परफॉर्मेंस को एसेस करा और हमने देखा कि क्या इनको परफॉर्मेंस कैसी है, इनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं। हमने आइडेंटिफाई किया, हमने देखा कि इनमें कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनको परफॉर्मेंस जो है उनकी खराब है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या करा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद हमने फिर उनका डेटा कलेक्ट करा या रिस्पॉन्स कलेक्ट करे, और अब हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस क्या हुई, इंप्रूव हुई है या वैसी ही है। अगर रिस्पॉन्सेस में चेंज आया है या नहीं भी हुआ है, लेकिन हमने क्या करा, जो इंडिविजुअल्स थे या जो ग्रुप्स थे वो वही सेम थे जिनसे हमने पहले डेटा कलेक्ट किया था। यानी जिन लोगों से हमने पहले डेटा कलेक्ट किया था, सेम उसी लोगों से हमने फिर डेटा कलेक्ट किया है। बस हम रीजन क्या देना चाहते हैं या लॉजिक क्या लगाना चाहते हैं कि क्या जो भी ट्रेनिंग दी है हमने या जो भी ट्रीटमेंट किया है, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में चेंज आया है कि नहीं आया। यानी टाइम के बाद या एक टाइम पीरियड गुजरने के बाद उनकी पैटर्न में, उनके बिहेवियर में कोई चेंज आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह की रिसर्च होती है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, जहां पर टाइम के साथ हम क्या देखते हैं, वेरिएशन। सर ये एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं? हाँ, प्रोडक्ट के लिए से जैसे फैशन ट्रेंड नहीं होता, फैशन में देखते हैं कि पहले अब जैसे शर्ट्स होती थी, ठीक है, तो शर्ट्स पहले क्या होता था कि सारे बटन आते थे, ठीक है, फिर पॉकेट उन नहीं होती थी जनरली शर्ट्स में, फिर उन्होंने कहा साइड में एक पॉकेट होनी चाहिए, उन्होंने पॉकेट लगा दी। फिर उन्होंने कहा कॉलर जो है, कॉलर हमको सही नहीं लग रही है, इसकी कॉलर हटा दो, शर्ट्स की कॉलर हटा दी। फिर उन्होंने कहा कि शर्ट्स में जो बटन है सामने फ्रंट साइड में उनको और हटा दो, वेलक्रो लगा दो, उन्होंने वेलक्रो लगा दिया। तो ये क्या कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, यानी जनरली क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग उनके प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहा है, तो वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है। यानी जो इंडिविजुअल्स हैं या जो ग्रुप्स हैं वो वही हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड पर उनसे हम रिसर्च कर रहे हैं या उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या टाइम के चेंजेस से उनके जो प्रेफरेंसेस हैं या जो उनके आंसर्स हैं, रिप्लाई हैं, उनमें कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। ठीक है, आप क्लियर है? यस सर, अब क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, आप इसको एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इन्होंने कहा एक जर्नल मैनेजर है एक ऑटोमोबाइल कंपनी का, और वहां पर एक कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं। कस्टमर कंप्लेंट जनरली ये थी कि जो भी उनका कार थी या जो पैसेंजर कार थी जनरली, उसमें क्या था, एक डैशबोर्ड में जो था उनके साउंड हो रहा था, किसी तरह की आवाज आ रही थी, और दूसरा था जो पैसेंजर सीट थी वो अनकंफर्टेबल थी। और ये सिचुएशन या ये प्रॉब्लम कब आती थी, जब 1000 किलोमीटर गाड़ी चल लेती थी। यानी 1000 किलोमीटर गाड़ी चल गई, उसके बाद ये दिक्कतें आ रही थी, कस्टमर की कंप्लेंट्स आई कि जनरली जब हम आपकी से गाड़ी खरीद के जाते हैं तो वो सही रहती है, लेकिन जब 1000 किलोमीटर चल जाती है तो पहला तो वो गाड़ी में आवाज आने लगती है, और दूसरा कि जो पैसेंजर सीट है वो अनकंफर्टेबल होती है, बैठने के लिए हम सही से बैठ नहीं पाते हैं। ठीक है, दो उनके पास दिक्कतें आई। तो जनरली क्या हुआ, ये क्या है, प्रॉब्लम। तो हमारे पास रिसर्च क्यों हुई, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, और रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तभी हम रिसर्च करेंगे। तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई तो रिसर्च का हमें एरिया मिल गया कि हमें इसमें क्या करनी, रिसर्च करनी। देन he obtained information, अब उसने प्रोसीजर क्या अपनाया, he obtained information from the company workers to identify the various factors influencing the problem। उसने अपने कंपनी के एम्प्लॉइज से कहा कि अभी हमें पता नहीं है कि प्रॉब्लम किस वजह से आई है, ठीक है, बस ये प्रॉब्लम आती है, ये है, अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो पहला स्टेप क्या है, कि ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन, उसने कहा अपने कंपनी के एम्प्लॉइज से कि ढूंढो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। यानी उन्होंने कहा क्या इंजन में खराबी हो सकती है, क्या किसी तरह का जो पेट्रोल या जो फ्यूल वो यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी खराब है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, क्या जो कंपोनेंट हमने सेट करे हैं वो कुछ किलोमीटर चलने के बाद खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या करने हैं, आपको एक्सप्लोर करने, फैक्टर्स पता करने हैं। यानी इनिशियल स्टेज हमने पहले भी कहा था, हर रिसर्च क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी। अगर आप फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फैक्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ से आई है या प्रॉब्लम की जड़ क्या है, ठीक है। तो जनरली जैसे हम लोग अभी क्या नहीं कहते कोविड, तो कोविड क्या हुआ, हम लोगों ने क्या करा, कोविड ये कहाँ से फैला, ठीक है, ये जो वायरस है ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस तरह का है, ये किन लोगों पे, ये ह्यूमंस पे असर करेगा, एनिमल्स पे असर करेगा, किस पे असर करेगा। तो ये फील्ड क्या है, एक्सप्लोरेटरी। अभी हमें पता नहीं है प्रॉब्लम एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुई है और कैसे आगे स्प्रेड होगी,
उसको अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन है उस चीज के बारे में, तो वो क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया कहाँ से, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से, कि ये हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है और उससे हम पता करेंगे कि क्या चीजें सही हैं या कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। अब आगे बढ़ सकते हैं। आगे उसने क्या करा, ही देन फॉर्मुलेट एजम्पशन। उसने कुछ फैक्टर्स ढूंढे, या जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने कुछ फैक्टर्स ढूंढे कि ये फैक्टर्स हैं। उन्होंने कहा हो सकता है जो गाड़ी का सस्पेंशन है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जो डैशबोर्ड में वो साउंड होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो पैसेंजर रियर सीट है वो अनकंफर्टेबल है, तो जो फोम है या जो स्पंज है जिसका हम यूज करते हैं, या जो फ्रेम है स्ट्रक्चर्ड हम यूज करते हैं, वो क्या हो जाता है, कुछ दिनों बाद खराब हो जाता है, या उसकी क्वालिटी जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से जो पैसेंजर सीट है वो अनकंफर्टेबल है, यानी कुछ समय बाद वो खराब हो जाती है। जैसे हमने कहा ना फोम, तो फोम क्या हो रहा है, कुछ दिनों तक सही रहता है, लेकिन जब जैसे यूज होता है तो वो स्पंज उसका खत्म हो जाता है और वो फोम ज्यादा उतना फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिसकी वजह से बैठने में दिक्कत होती है या वहां पर उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता। इन्होंने ये एजम्पशन यानी गेस लगाए। गेस ही क्या है, हमारे हाइपोथेसिस हैं, यानी हम कुछ वेरिएबल्स पता कर लेते हैं और कहते हैं कि इन वेरिएबल्स या इन फैक्टर की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी या ये प्रॉब्लम जनरेट हुई होगी। तो ये क्या है, हाइपोथेसिस। यानी हाइपोथेसिस जनरली हमारे क्या, एजम्पशन, हमारा अनुमान, हमारा ये अनुमान है कि इन वजह से ये प्रॉब्लम आई होगी, यानी ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। इन फैक्टर्स में कोई ना कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है या ये कॉज एंड इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये नहीं पता, हमने एजम्पशन माना, केवल अनुमान लगाया है। फिर उसने क्या करा, ही कंस्ट्रक्टेड ए चेकलिस्ट एंड ऑब्टेन्ड रिक्विसाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ कार्स। अब उसने क्या करा, एक चेकलिस्ट या एक फीडबैक फॉर्म भरवाया। वो फीडबैक फॉर्म क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। सीधे क्या हम आ गए, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में आ गए। यानी हमने एक चेकलिस्ट बनाई या एक फीडबैक फॉर्म भरवाया या बनाया, डिजाइन किया, और हमने कहा अब जो भी टेस्ट ड्राइव करने आएगा या जो भी गाड़ी खरीदने आएगा या सर्विसिंग करवाने आएगा पहली बार, तो उससे हम क्या करेंगे, ये फीडबैक फॉर्म भरवाएंगे कि क्या क्या चीजें उसको सही लग रही हैं यूज करने के बाद, उस पर्टिकुलर कार को अप्लाई करने के बाद, यानी उसको इस्तेमाल करने के बाद उसमें क्या चेंजेस उसे दिख रहे हैं या क्या चीजें उसे अच्छी लग रही हैं। इस तरह की कोई एक चेकलिस्ट हम उसमें डिजाइन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस उसमें पूछेंगे, उसमें उसके रिस्पॉन्सेज लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम का सोर्स क्या है या प्रॉब्लम आई कहाँ से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपना लिया उसने। देन क्या करा, ही एनालाइज्ड एंड कलेक्टेड डेटा, इंटरप्रेटेड द रिजल्ट इन द लाइट ऑफ दिस हाइपोथेसिस। अब उसने क्या करी, हाइपोथेसिस टेस्ट करी। जब हाइपोथेसिस टेस्ट करी यानी क्या हो गई, वो एक्सप्लेनेटरी बन गई। कॉज एंड इफेक्ट पता चल गया कि ये प्रॉब्लम इस वजह से आई है, अगर इस प्रॉब्लम के ये जो कॉजेज हैं इनको हम दूर कर दें तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो अब क्या बन गई, वो एक्सप्लेनेटरी बन गई। कॉज एंड इफेक्ट पता कर लिया, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर ली, तो वो कॉज एंड इफेक्ट पता चल गई। या कोरिलेशन था, अगर किन्हीं दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप था तो कोरिलेशन पता चल गया। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से कि जो हमने अजम्पशन माना था वो सही है कि नहीं, वो अगर हमें पता चल गया तो हमें रिजल्ट मिल गया या कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। तो जनरली क्या है, ये एक रिसर्च का एग्जाम्पल है कि इस तरह कि अगर हम कोई प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं या किसी चीज के थ्रू जाते हैं तो वो क्या होती है, रिसर्च होती है, या उसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च करते हैं। यानी रिसर्च में जनरली पहले प्रॉब्लम आएगी, फिर प्रॉब्लम की डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम के लिए हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, फिर उसके लिए आगे प्रोसीजर बनाएंगे कि स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद अगर हाइपोथेसिस हम टेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगी, हमारी एक्सप्लेनेटरी या कोरिलेशन अप्रोच। अब इसको जो हमने मेन यहाँ पे चीजें देखी, तो हमने ये देखा कि तीन चीजें तो हमारे पास आ रही हैं। एक तो दूसरा, एक यहाँ पर वो एक चीज और भी आ सकती थी जो यहाँ हम लोगों ने इंक्लूड नहीं करा, कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कहीं ना कहीं आ सकती थी जब हम बात करते कि पर्टिकुलर जो गाड़ी खरीदी है वो किस यूज के लिए खरीदी है। यानी अगर वो पर्सनल यूज कर रहा है, यानी उसने कार खरीदी और वो खुद के लिए यूज कर रहा है, तो खुद के लिए अगर यूज कर रहा है तो लिमिटेड यूज होता है जनरली, ठीक है। दूसरा, आप उसको प्रॉपर केयर के साथ यूज करते हैं, क्योंकि आप पर्सनल, आपने गाड़ी खरीदी, आपकी खुद की गाड़ी है, तो आप प्रॉपर केयर करते हैं, उसकी साफ सफाई रखते हैं, उस तरह से करते हैं। लेकिन अगर वो पैसेंजर कार है, यानी जो भी कार उसने खरीदी है और उसको उसने
ट्रैवल एजेंसी में लगा रखा है या उसकी ट्रैवल एजेंसी है और उसमें वो गाड़ी चलाता है, तो उसका यूज अलग है, उसकी एप्लीकेशन अलग है। वो गाड़ी रफ एकदम चलेगी, ठीक है, क्योंकि और दूसरे जो पैसेंजर्स उसमें बैठ रहे हैं वो उसकी सीट्स पर कुछ डैमेज कर सकते हैं, या जो गाड़ी है वो ऐसी जगह या ऐसी रूरल एरियाज में ट्रेवल कर रही है जहां पर जो कंस्ट्रक्शन रोड का है वो इतना प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से भी उसका सस्पेंशन ब्रेक हो सकता है या गाड़ी में डैमेज हो सकते हैं। तो ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी ये हो सकती है कि हमने पैटर्न पता करा कि किस पर्पस के लिए ये यूज हो रही है, क्या पर्सनल यूज के लिए ये कार इस्तेमाल हो रही है या ये ट्रेवल के लिए या पैसेंजर कार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, या किसी तरह का गुड्स या जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रही है, हमने सीटें हटा दी और उसमें माल ढो रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, यानी किन लोग इन कार को खरीद रहे हैं और उसका किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी हो सकती है, तो उस पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। यानी कोई भी रिसर्च तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किस किस तरह से रिसर्च आ रही है। एक चीज और तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये एग्जाम्पल? यस सर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, मेन जो है हमारे पास तीन तरह की जो रिसर्च है। अच्छा, एक ये हम और डिफाइन करते हैं, कॉजल रिसर्च बेसिकली क्या है, एक्सप्लेनेटरी और कोरिलेशनल दोनों क्या होती हैं कॉजल रिसर्च, यानी या कोई उसमें रिलेशनशिप कोरिलेशन है या कॉज एंड इफेक्ट है, इसलिए कॉजल रिसर्च कहीं कहीं एक जगह कंबाइंड भी होगा, यानी कहीं कहीं कोरिलेशन और एक्सप्लेनेटरी अलग अलग नहीं दिया है, एक ही दिया है, उसे कॉजल नाम दिया है, ठीक है। तो जनरली हमारे पास तीन ही रिसर्च आएंगी, या तो एक्सप्लोरेटरी होगी या डिस्क्रिप्टिव होगी या कॉजल होगी। अब ये जो एग्जांपल्स है ना, इससे समझते हैं कि कौन सी एक्सप्लोरेटरी है, कौन सी डिस्क्रिप्टिव है, कौन सी कॉजल है। एक्सप्लोरेटरी में कह रहा है अनअवेयर ऑफ प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है कि प्रॉब्लम का सोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने कहा अवर सेल्स आर डिक्लाइनिंग एंड वी डोंट नो व्हाई, हमारे जो प्रोडक्ट की सेल है वो कम हो रही है या गिर रही है और हम नहीं जानते हैं कि वो क्यों हो रही है। तो ये क्या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी फिर हम पता करेंगे कि प्रोडक्ट में क्या गलती है, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है, क्या प्रोडक्ट का प्राइस सही नहीं है, क्या प्रोडक्ट के लिए जो हम मार्केटिंग या प्रमोशंस कर रहे हैं वो सही नहीं है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, हम अनअवेयर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इनिशियल स्टेज में हम क्या करेंगे, कॉजेस ढूंढने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कि क्या कॉजेस हो सकता है, क्या प्राइस कॉज हो सकता है, क्या प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो सकती है, क्या किसी और तरह के वो चीजें हो सकती हैं, तो वो क्या है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं, वुड पीपल बी इंटरेस्टेड इन अ न्यू प्रोडक्ट, अगर कोई नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं या कोई नया आइडिया डेवलप करते हैं तो उसके लिए भी हमेशा क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप देखते हैं ना कि कोई जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका सैंपल आता है पहले मार्केट में, छोटा पैकेट तैयार होता है उसका और उसकी सैंपल टेस्टिंग करते हैं मार्केट में, कुछ लोगों पे टेस्ट कर, जैसे जियो था, ठीक है, तो जो जियो नेटवर्क था वो जब लॉन्च हुआ तो उसकी पहले टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग ऐसे हुई कि कुछ इंस्टीट्यूशंस में या कॉलेज, यानी जनरली उनके जो टारगेट थे वो यूथ थे और उनका मेन फोकस था कि हमें हाई इंटरनेट स्पीड देनी है। तो उन्होंने क्या करे, कुछ टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करे, वो टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वहां पर ऑर्गेनाइज करे। वहां पर वो कुछ डिवाइसेस लाते थे, उन डिवाइसेस से वो क्या करते थे, कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्टिविटी देते थे स्टूडेंट्स को और उनसे कहते थे आप चेक करिए कि इंटरनेट डेटा स्पीड कैसी है और आप उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं। तो प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो रही है, सैंपलिंग हो रही है, तो वो भी क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों पे टेस्ट कर रहे हैं, अभी हमने प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया, यानी प्रोडक्ट अभी हम चेक करके देख रहे हैं क्या ये जो प्रोडक्ट है इससे लोगों को फायदा मिलेगा, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो किस तरह की चीजें चाह रहे हैं। तो उससे उनको आइडिया लग गया कि जो यूथ है उसकी मेन नीड है या मेन प्रेफरेंसेस है कि मुझे हाई स्पीड इंटरनेट डेटा चाहिए, यानी मुझे जनरली मूवी डाउनलोड करनी है, मुझे गेम्स खेलने हैं, मुझे एंटरटेनमेंट के लिए या मुझे प्रोजेक्ट या असाइनमेंट्स पूरे करने हैं, उसके लिए मुझे या जो आपके गाने सुनने हैं, सॉन्ग्स है, कुछ भी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, हाई इंटरनेट डेटा स्पीड चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना है जो हाई स्पीड डेटा इंटरनेट स्पीड दे सके। तो उसको फिर उन्होंने क्या करा, जियो नेटवर्क में डेवलप करा। तो कोई नया प्रोडक्ट डेवलप होता है तो वो भी वो क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, यानी पहले हमें पता नहीं है कि किस तरह का प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है। जनरली जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देते हैं, लोगों के जो कस्टमर या क्लाइंट्स हैं उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देते हैं।
तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हम प्रोडक्ट की फीजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या इस तरह का अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, लोग उसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, तो वो क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरफ आए, अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, लोगों को प्रॉब्लम पता है, यानी आप रिसर्च जब कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अब इसके मुझे क्या करने हैं, देखना है कि प्रॉब्लम कितनी ज्यादा गंभीर है और इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं या क्या पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में अब हमने क्या करा, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर बाइंग अवर प्रोडक्ट्स, यानी कौन लोग खरीद रहे हैं, यानी हमने क्या ना, कैटेगरी या कम्युनिटी हमने कहा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना, वही चीज आ गई यहाँ पर। हमें प्रॉब्लम तो पता है, लेकिन किन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, जैसे वहां पर हमने कार की बात करी थी, तो कार में हमने कहा था किस पर्पस के लिए लोग खरीद रहे हैं, क्या लोग अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं या वो पैसेंजर कार है उस पे लोग जो भी है सवारी बैठालते हैं और एक जगह से दूसरे ले जाते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर बाइंग अवर प्रोडक्ट्स, किस तरह के लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अगर पर्सनल यूज के खरीद रहे हैं तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है, अगर वो किसी ट्रेवल एजेंसी से कनेक्टेड है और उसके लिए पैसेंजर कार की तरह वो खरीद रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर बाइंग अवर प्रोडक्ट, किस तरह के लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं। Who buys our competitors product, और हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कौन खरीदते हैं, यानी हमें पता करना होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट जो नहीं खरीद रहे हैं वो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में ऐसा क्या अलग है या ऐसा क्या यूनिक है या जो चीजें उसमें हैं जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही हैं कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को, तो ऐसी क्या चीजें उसमें हैं। तो हमें क्या करना है, पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी ग्रुप को, तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम पता है, लेकिन किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में, किन लोगों पर वो फिट बैठेगी ये पता करना है, तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे यहाँ पर दिया, व्हाट फीचर्स डू बायर्स प्रेफर इन अवर प्रोडक्ट, जनरली अगर कोई हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है तो किन फीचर्स को वो अच्छा मानता है या किन फीचर्स को कंसिडर करके वो प्रोडक्ट खरीदता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, आप अपने लिए लैपटॉप खरीदने गए, तो जब आप लैपटॉप खरीदते हैं तो सबसे पहले आप उसमें देखते हैं कि उसकी प्रोसेसर कैसा है, आपने कहा i5 है, i3 है, i7 है, प्रोसेसर पे फोकस करेंगे। फिर उसके बाद आप कहेंगे उसमें रैम कितनी है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। फिर आप देखेंगे उसके जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो कैसे हैं, उस पर कौन कौन से यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है, डॉस है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पे चल रहा है, किस पे चल रहा है वो आप पता करेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे उसमें कि जो SD कार्ड्स हैं या जो गेमिंग लैन से रिलेटेड वो जो होते हैं गेमर्स होते हैं उनको कुछ एडिशनल चाहिए, तो वो कहते हैं कि वहां पर इस तरह की कोई है फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं है, वो चेक करते हैं। बहुत ज्यादा अगर गाने सुनने के लिए वो चाहिए तो वो कहते हैं स्पीकर इसमें अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। या DVD राइटर है कि जैसे कुछ है ना मूवीज देखनी है तो वो कहते हैं DVD राइटर है कि नहीं, इसमें DVD आप रीड कर सकते हैं उसमें या प्ले कर सकते हैं कि नहीं। तो आप किन किन फीचर्स को कंसिडर करते हैं जब उस प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं। तो यहाँ पर हम क्या प्रॉब्लम से तो अवेयर हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहा है आदमी, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा नहीं खरीद रहा है, या जो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो क्या चीजें हमें देखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा हमारे पोटेंशियल कस्टमर कौन से हैं। यानी अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली स्टूडेंट्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब उनका जो पर्पस या ऑब्जेक्टिव है वो एंटरटेनमेंट है, तो हमें वही चीजें और अच्छी करनी चाहिए या प्रोडक्ट में वही चेंजेस लाने चाहिए। और अगर हमें लग रहा है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो अगर हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसका मतलब हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन पे ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स उनको अवेलेबल कराने चाहिए यूजर फ्रेंडली, जो उनके एनालिसिस में या जो बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसमें हेल्प कर सकें। तो फीचर्स हमें पता चल जाएंगे कि कौन लोग हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं जो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन उनकी क्या है, किस तरह की वो प्रोडक्ट चाह रहे हैं, ये पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। कॉजल रिसर्च, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड, हमें प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से पता है प्रॉब्लम आई क्या, अब उसको दूर कैसे करें, सॉल्यूशन कैसे बनाएं, वो क्या है, विल बायर्स परचेज मोर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स इन अ न्यू पैकेज। यानी सॉल्यूशन हमें क्या करना है, डेवलप करना है कि अगर पैकेजिंग अच्छी कर दें, प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी कर दें तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगेगा। यानी हमने कहा पैकेजिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल है, पैकेजिंग अगर हम अच्छी कर दें, जैसे हमने फूड प्रोडक्ट्स की बात करी, तो अगर पैकेजिंग में पेरिशेबल है
यानी जो चीजें हैं उसको ज्यादा प्रिजर्व रख सकते हैं, सेम कंडीशन में रख सकते हैं। जब वो जैसे वो आते हैं ना रेडी टू ईट फूड्स, ठीक है, रेडी टू ईट MTR के जैसे रेडी टू ईट फूड्स आते हैं, तो जैसे ही आप उसको पैकेट को ओपन करिए, उसको फ्राई करिए या गर्म पानी में आप उसको डालिए और वो तुरंत खाना बनके तैयार हो जाता है। जैसे नूडल्स की जनरली हम बात करें, मैगी का जो आता है इंस्टेंट नूडल्स, तो वो सारी चीजें क्या है पैकेजिंग पे डिपेंड करती हैं कि जनरली जो फूड आइटम्स है उनकी पैकेजिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो चॉकलेट्स या कैंडीज होती हैं वो पैकेजिंग का बहुत रोल है। रंगीन पन्नी होगी, बच्चा ज्यादा भागेगा, उस तरह के प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदेगा। अगर डल उसका कलर होगा, एकदम प्लेन व्हाइट या इस तरह की चीजें होंगी, बच्चा अट्रैक्टिव फील नहीं करेगा और उस पर नहीं ध्यान देगा। या छोटे छोटे जैसे होते हैं ना क्रैक्स, टकाटक, टेढ़े मेढ़े, तो इनमें कार्टून्स बने होते हैं। जनरली उनके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं? किड्स, बच्चे हैं। तो वो जनरली क्या करते हैं, उनके जो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, छोटा भीम बना दिया किसी में डोरेमोन बना दिया, कुछ बना दिया, तो वो क्या है पैकेजिंग से अट्रैक्टिव लगाना चाहते हैं ताकि उस प्रोडक्ट की परचेज ज्यादा बढ़े या उसकी सेल ज्यादा बढ़े। तो उन्होंने कहा कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है पैकेजिंग में और प्रोडक्ट की परचेज में, यानी अगर हम पैकेजिंग अच्छी करते हैं तो जो प्रोडक्ट की परचेज है वो अच्छी होगी। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग को रिलेट कर रहे हैं, यानी कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या है पैकेजिंग, इफेक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट की सेल अच्छी होगी, लोग ज्यादा परचेज करेंगे। तो कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं या कोई रिलेशनशिप देख रहे हैं तो वो क्या है, कॉजल रिसर्च है। दूसरा एग्जांपल दिया, विच ऑफ टू एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज मोर इफेक्टिव। आपने कहा दो तरह के एडवर्टीजमेंट, जैसे प्रमोशनल मीडियम आपने काफी सारे पढ़े होंगे। हमने कहा हम किसी एडवर्टीजमेंट जो है हम टेलीविजन के थ्रू कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, डिफरेंट हमने देखे टूल्स हैं। तो उसमें कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कई सारे हैं, उनमें कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है ये हम पता करना चाह रहे हैं। तो भी क्या है, हमारी कॉजल रिसर्च है, यानी हमारे पास ऑप्शंस कई सारे अवेलेबल हैं, उसमें सबसे इफेक्टिव हम देख रहे हैं कि कौन सा इफेक्टिव रहेगा जिससे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो वो क्या है, हमारी कॉजल रिसर्च है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पर, या किसी तरह का रिलेशनशिप है, वो अगर हम पता कर रहे हैं तो वो क्या है, कॉजल रिसर्च है। ठीक है, अब क्लियर है कि डिस्क्रिप्टिव क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी क्या होती है, कॉजल या एक्सप्लेनेटरी या जिसे हम कोरिलेशन कहते हैं, वो क्या है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं बेसिकली हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। या जब आप एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव इनको डिफाइन करेंगे तो आप ये जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए ना, इन एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है जिससे हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं अपनी रिसर्च की डेफिनेशन को। तो जो एग्जाम्पल्स हैं इसीलिए हमने इनको डिस्कस किया, एक एग्जाम्पल हमने स्लाइड में इंक्लूड करा, एक एग्जाम्पल हमने इमेज में दिखाया आपको, कि इस तरह से ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है कि रिसर्च क्या होती है और रिसर्च को क्या कैसे चीजों पे आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आज हम लोग को क्लियर हो गए हैं कि ये रिसर्च होती हैं या इस तरह की चीजें करनी है। एग्जाम्पल्स ये वाला भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रिसर्च क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा, हमने कहा जो टाइप ऑफ रिसर्च थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उसको हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करी कि ये इस तरह की रिसर्च हो सकती है। कल कुछ और एग्जाम्पल हमने ढूंढे थे आपके लिए एग्जाम्पल्स, और चलो 2 मिनट दो, जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर देते हैं एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे हमने कहा रिसर्च फील्ड कैसी कैसी हो सकती है, किस तरह के रिसर्च हो सकते हैं। अगर हम मार्केटिंग की बात करें, ठीक है, तो मार्केटिंग में जैसे कस्टमर इफेक्ट्स ऑफ जेंडर ऑन फैमिली बाइंग डिसीजन, एक ये जैसे लेते हैं। तो हमने कहा कि मार्केटिंग फील्ड में अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो एक रिसर्च ये हो सकती है कि क्या जेंडर का इम्पैक्ट है बाइंग डिसीजन में, यानी कोई अगर परचेजिंग हो रही है तो उसमें फीमेल का रोल क्या है, अगर फैमिली परचेजिंग हो रही है, या मेल का क्या रोल है। यानी अगर आप फैमिली परचेजिंग कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स दोनों जा रहे हैं परचेजिंग करने, तो कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है या कौन जो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो रहा है। यानी हो सकता है कि जो अर्निंग्स है वो आपके फादर करते हों, लेकिन जो परचेजिंग है वो आपकी मदर कर रही है, या दोनों अगर साथ भी जा रहे हैं तो भी डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी मदर के पास होगी, या उनका इंपॉर्टेंस या उनका रोल ज्यादा होगा। तो इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन फैमिली बाइंग डिसीजंस हम ये कर सकते हैं, एक इस तरह का एग्जांपल दिया। देन आप एक ना हमने कहा फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री।
जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है, माउथ ऑफ पब्लिसिटी आप समझते हैं ना, कि एक दूसरे की सुनी हुई बात कहना। तो अगर आपने जैसे कोई रेस्टोरेंट था, वहां पर आपने को जाना था, आपने तुरंत अपने फ्रेंड से पूछा कि मुझे उस रेस्टोरेंट में कल जाना है या मैं वहां से निकलूंगा तो उस रेस्टोरेंट में कल मैं ट्राई करके देखूंगा। तो उसने कहा नहीं, वो रेस्टोरेंट बहुत बेकार है, मैं एक बार गया था, या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ लोग वहां पर गए हैं, उन्होंने कहा वहां की सर्विसेज या वहां पे जो जो भी मिलता है फूड वो उतना अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी या जो भी उनका ट्रीटमेंट है वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट देख रहा है वो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ का। अगर वही फ्रेंड आपका अच्छा कहता उस रेस्टोरेंट के बारे में, भले वहां पर जब आप जाते तो आप सेटिस्फाई फील ना करते, लेकिन आप एक बार वहां पर विजिट कर रहे हैं, तो क्या निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ या पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का कोई इम्पैक्ट हो सकता है या इफेक्ट हो सकता है रेस्टोरेंट में? तो जनरली इस तरह की इम्पैक्ट आती है। सर्विसेज में जनरली हम क्या होते हैं, माउथ ऑफ जो वर्ड ऑफ माउथ है या माउथ पब्लिसिटी है उसका एक रोल होता है। चलो ठीक है, ये मार्केटिंग के हमने कर दी है। दो हम उसके एचआर के बता देते हैं आपको। जैसे इन्होंने कहा सर जो आपने एग्जांपल दिया है माउथ ऑफ पब्लिसिटी, ये भी एक रिसर्च का ये भी, इसको भी हम रिसर्च बोल सकते हैं? हाँ रिसर्च बोल सकते हैं, इसीलिए तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसको। ये एक तरह का रिसर्च आइडिया है। इसका स्क्रीनशॉट अभी हम शेयर कर देंगे आपको, ये स्क्रीनशॉट दे देंगे कि ये टॉपिक हो सकते हैं या रिसर्च हो सकते हैं, ताकि जब आप एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव ये डिफाइन करें ना, तो ये इन एग्जांपल्स को कोट कर सकें कि ये एग्जांपल आपने बता दिए तो सामने वाला समझ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हो। भले आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में फिर कुछ ना लिखो, तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हैं। तो इनमें से जो आपको एग्जांपल अच्छा लग रहा हो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज देंगे इसमें कि क्या होते हैं। ये मार्केटिंग का हो गया। थोड़ा सा एक एचआर का एक दो एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर आए न्यू लेबर लॉज, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लॉज, कि जो लेबर लॉज हैं डिफरेंट, जैसे हमने कहा फैक्ट्रीज एक्ट जो था वो हुआ, कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था, आपका मिनिमम वेजेस एक्ट है। तो डिफरेंट इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? क्या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज्यादा अब एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पा रही हैं, या जो एम्प्लॉइज के जो इंटरेस्ट हैं वो सेफगार्ड हो रहे हैं? तो जो लेबर लॉज हैं उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? क्या इनको इन नए लेबर लॉज को इंप्लीमेंट करना एम्प्लॉयर्स के लिए मुश्किल है, या बहुत ज्यादा उनको क्रिटिकल सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है? या ये जो लॉज हैं इनसे कहीं ना कहीं हम एम्प्लॉयज को अच्छी फैसिलिटीज या अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड कर पा रहे हैं? एक ये हो सकता है। दूसरा एक ये अच्छा एग्जांपल है, व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू वर्क मोर, ऐसी क्या चीज है जो लोगों को मोटिवेट करती है कि वो और ज्यादा काम करें या अच्छा काम करें? यानी मोटिवेशनल फैक्टर कौन से हैं? यानी अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके एम्प्लॉयज हैं या जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स को आप कंसिडर करके या उनको बेहतर करके आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं? पहला फैक्टर तो यही है कि हम जो कंपनसेशन प्लान है यानी जो सैलरी है अट्रैक्टिव बनाएं, इस तरह का कंपनसेशन प्लान डिजाइन करें कि उनको ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरी बेनिफिट मिले, तो वो मोटिवेट होंगे। दूसरा हो सकता है फिजिकल कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी अवेलेबल कराएं, एसी लगवाएं, वहां पर फैन करवा दें, फर्नीचर अच्छा हो, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा हो, प्रॉपर वेंटिलेशन करवा दें, कूलर लगा है, ठीक है, लाइटिंग फैसिलिटी अच्छी है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी करवा दें, वहां पर रेस्ट रूम करवा दें। तो ये सारे भी क्या है, मोटिवेटर्स हैं जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं अच्छा काम करने के लिए। अगर वो थक रहे हैं या उनको स्ट्रेस फील हो रहा है तो वो रिलैक्स करने के लिए किसी भी जा सकते हैं, वहाँ वेटिंग रूम में या जो भी आपका रिक्रिएशन रूम है वहां पर वो आराम से आराम कर रहे हैं, रेस्ट रूम है, आराम किया, या उन्होंने गेम्स, हमने डिफरेंट स्पोर्ट्स रूम बनाए हैं एक्टिविटीज के लिए, जहां उनको स्ट्रेस हो रहा है वो तुरंत जाते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, रिलैक्स होते हैं और फिर अपने काम पर वापस आ जाते हैं। तो ये भी मोटिवेटर्स हो सकते हैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। दूसरा हम काम कर सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन चैनल्स है या वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यानी सब अपने जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने फीडबैक या जो कंप्लेंट्स हैं या किसी तरह के कोई सुझाव हैं, सजेशंस हैं, वो एक हमने कंप्लेंट बॉक्स बनाया या सजेशन बॉक्स बनाया या सजेशन पैनल, एक मीटिंग्स हमने डिस्कस करी मंथली या ईयरली, और उसमें हमने कहा आपके जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो अपने अपने व्यूज वहां पे रख सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है या वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो चीजें हम बताएं, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क दे रहे हैं या कम्युनिकेशन चैनल दे रहे हैं, तो वो भी एक मोटिवेटर फैक्टर हो सकता है आप एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का। तो ये डिफरेंट मोटिवेटर्स हो सकते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को
जो उनकी वो है परफॉर्मेंस को उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं यहाँ पर, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च के एरिया है बेसिकली, इन पे ये जो जनरली जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं रिसर्च में, या इन फील्ड्स में हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च डेवलप कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस करे, ये अभी हम स्क्रीन शेयर आपको कर देंगे। तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी कि ये तरह एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक जो इमेज हमने आपको दिखाई वो, तो ये एग्जांपल्स आप कोट करेंगे जब भी आप रिसर्च को पढ़ेंगे, रिसर्च को समझेंगे, तो इन एग्जांपल्स के थ्रू डिस्क्राइब करने की या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, तो जो प्रेजेंटेशन है वो आपका वो अच्छा होगा और सामने वाले को उसको समझ में भी आएगा कि कॉन्सेप्ट है क्या या आप बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो? नो सर, यहाँ पे एक पॉइंट है, विच फैक्टर कहाँ गया, अफेक्ट द एम्प्लॉयज रिटेंशन था, तो रिटेंशन मींस सर? एम्प्लॉय रिटेंशन मतलब एम्प्लॉय को लंबे समय तक जोड़े रखना, यानी रिटेन करना। हाँ, रिटेन करना, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो जॉब छोड़कर जाए ना, अगर एक बार आया तो वो लंबे समय तक हमारे साथ बना रहे। तो उसके लिए क्या हमें चीजें करनी चाहिए, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। हम इंश्योरेंस करवा दें एम्प्लॉयज का, उनको हाउसिंग अलाउंसेस दे दें, उनको किसी तरह की मेंबरशिप दे दें, या जनरली आप जो ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं शेयर्स, स्टॉक्स जो होती है वो इशू कर देती हैं एम्प्लॉयज के नाम पे, उनको सीधे इन्वेस्टर बना दिया आपने। उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, बोनस नहीं देंगे, कंपनी में पार्टनरशिप दे दी, 10% शेयर आपके, तो उनको लगेगा यार कंपनी तो मेरी है, फिर तो मुझे क्या करना चाहिए, कंपनी में जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि 10% शेयर तो मेरे भी है इसमें, तो अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो 10% के हिसाब से मुझे भी डिविडेंड मिलेगा। तो रिटेंशन ये पॉलिसीज हैं या रिटेंशन स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप कर सकते हैं। सर आपने एक इसमें पॉइंट बताया था मोटिवेटर्स फैक्टर में, कि यहाँ पे एम्प्लॉयज को हम मोटिवेट करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज देते हैं या फिर उनकी इंक्रीमेंट करते हैं सैलरीज वगैरह में, और एक पॉइंट ये बताया था कि उनके लिए जैसे रेस्ट रूम वेटिंग रूम के रेस्ट रूम वर्किंग कंडीशन में आता है, फिजिकल कंडीशंस में आता है। हाँ, तो सर ये नहीं होगा कि एम्प्लॉयज जब मन चाहे जा करके बैठ जाए काम छोड़ के? नहीं तो लेकिन आप फैसिलिटी भाई, ऑब्जर्वेशन उसके लिए जो भी प्रॉपर कंट्रोल और सुपरविजन तो जरूरी है, लेकिन फैसिलिटीज जैसे आप कोई भी आप काम कर रहे हो, स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं होगा, यानी वर्किंग आवर्स हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर आप 10 घंटे 8 घंटे काम कर रहे हैं तो किसी भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है 8 से 10 घंटे लगातार काम करना, तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए उन्हें इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। आप ना बहुत अच्छा करिए, एक एम्बियंस एनवायरनमेंट दीजिए, एक अच्छा खुशनुमा माहौल हो, वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, फैन लगे हो, लाइटिंग्स हो, बैठने की व्यवस्था होगी, काम कर रहा है ऐसा नहीं 8 घंटे खड़े होके काम कर रहा, तो 8 घंटे खड़े होके वो काम नहीं कर पाएगा, उसके लिए प्रॉपर चेयर हो, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो, या आप जहां वर्किंग प्लेस है वहां पर ये चीजें अवेलेबल नहीं कराते हैं तो एक रेस्ट रूम अलग से अवेलेबल करा दीजिए, कि जैसे ही वो थक रहा है या कोई चीजें उसको लग रही है, टेंशन हो रही है, तो वो थोड़ी दूर गया, आधे घंटे वहां रिलैक्स हो गया, वापस आ गया और फिर अपने काम में लग गया। तो ये सारी फैसिलिटीज जो भी हैं वो हमारे एक्ट में जो डिफरेंट गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं वहां पर डिवाइस हैं, पहले से उन्होंने ये बनाए हैं कि आपको ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करानी है। सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, ड्रिंकिंग वाटर, जो लेबर लॉज है वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की, अगर पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, रिक्रेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो भाई अगर किसी को वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, वो अवेलेबल नहीं है, तो आदमी कैसे खुश रहेगा वहां पर, वो कैसे काम कर पाएगा? तो सबसे जरूरी तो वही है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और रिक्रेशन फैसिलिटीज, अगर वो है तब तो बेसिक एमिनिटीज हैं, ये तो होनी ही चाहिए। तो ये सारी लेबर लॉज में पहले से ही मेंशन्ड है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी वहां पर, और साथ में करनी भी है और उसको मेंटेन भी करना है, टाइम टू टाइम उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, वॉशिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजों पर भी ध्यान देना होगा उसको। सर यहाँ पे अगर हम रिसर्च को डिफाइन करने के बाद ऐसे एक एग्जांपल लिख देते, एग्जांपल का सिर्फ इतना पॉइंट लिख के हल्का सा डिस्क्राइब करें तो ठीक रहेगा? बस हल्का सा, बस हाँ, जनरली इसीलिए हमने जो बेसिक, जैसे मार्केटिंग है तो कोई प्रोडक्ट को रिलेटेड एग्जांपल दे सकते हो, और एचआर जो है वो थोड़ा इजी है। अब फाइनेंस का एग्जांपल अगर देंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि फाइनेंस में आप जैसे हमने कहा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बात करी, तो मर्जर हमने कहा कि रेशियो एनालिसिस करते हैं हम, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं, डिफरेंट रेशियोज को, इक्विटी रेशियो है, डेब्ट इक्विटी रेशियो है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी वैल्यूज अगर इस पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आ रही है, तब हम डिसीजन लेते हैं कि मर्जर करना चाहिए, एक्विजिशन करना चाहिए। लेकिन वो एग्जांपल क्या थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो जिनको फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं है
वो उन चीजों को इलेबोरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मार्केटिंग और एचआर है, एचआरएम आपने पढ़ा है, आप उसको डिस्क्राइब करने जाएंगे। मार्केटिंग, कोई ना कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं या जनरली कोई ना कोई चीज परचेज करते हैं, तो मार्केटिंग का एक एग्जांपल कोट कर ले जाएंगे। इसलिए मार्केटिंग और एचआर को डिस्कस किया। सर मार्केटिंग में ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे क्लोथ्स का ट्रेंडिंग चेंज होता रहता है, अपैरल है उसमें ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो कंज्यूमर्स के जो टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं ये अपैरल्स में जनरली होता है, जो कंज्यूमर्स के टाइम के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज होते हैं। जो लेटेस्ट ट्रेंड है या जो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड है उसको वो फॉलो करते हैं, या उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड करते हैं। तो जो भी स्टाइल है या उसको वो प्रेफरेंस देते हैं। तो ये भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। और सर जैसे प्रोडक्ट हमारी डिक्लाइन क्यों हो रही है, कॉम्पिटिटर्स क्या ज्यादा हो गए या फिर हमारी प्रेफरेंस कस्टमर सेटिस्फाइड हो रही है, कर सकते हैं। ये कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ये बेटा स्ट्रेंथ बहुत कम हो रही है, 10-10 बच्चे आ रहे हैं, क्या है पढ़ाना छोड़ दें? सर जो जुड़े थे ये सब आते हैं हम लोग तो हैं, ये जैसे शीतल, कृतिका, अन्नपूर्णा गौरी, अन्नपूर्णा गौरी आज नहीं। हाँ है सर। अन्नपूर्णा वो है, चंदेल वो दोनों तो नहीं आई। बहुत बच्चे नहीं है, दामिनी नहीं। दो लोग का मैसेज आया है कि उसका डिस्कनेक्ट हो गया है, साक्षी का नेटवर्क इशू की वजह से, और दामिनी का फोन पानी में गिर गया है, इस वजह से वो उसने डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा पानी में गिर गया है, तो वहां से समुद्र में फेंक दिया था क्या उसने? पता नहीं क्या कर रही थी तो पानी में गिर गया उसका फोन। फोन आया मेरे पास तो वही बोली, शरबत बनाया होगा उसमें, जग में रखा होगा, फोन क्लास ले रहे हो उसमें गिर गया। खाना पीना भी तो जरूरी है साथ में। हेलो हाँ कुछ ना सही है, चलो ठीक है। तो आज जो भी डिस्कशन करा है हम लोगों ने उसको आप क्या करिएगा, चीजों पे रिवाइज करिएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लीजिएगा कि क्या चीजें होंगी। और अगर कुछ चीजें ना समझ में आए तो कल फिर हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसके आगे। ओके सर। जी ओके सर। ओके वेलकम। थैंक यू सर।